Hello and welcome to Physics Learning in Cythematics। मैं निशी गुप्ता और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का 10th चैप्टर जो है वेव ऑप्टिक्स और इसमें आज का हमारा टॉपिक है हाइगन्स प्रिंसिपल। तो वेव ऑप्टिक्स, it is a branch of physics in which we study all the optical phenomena assuming the wave picture of light। वेव ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमेना पढ़ते हैं उनको हम स्टडी करते हैं बाय एज्यूमिंग वेव पिक्चर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट को वेव की तरह ट्रीट करके वो सभी फिनोमेना हम स्टडी करते हैं। तो ये जो वेव थ्योरी है इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइगन्स पुट फॉरवर्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सबसे पहले इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो दी, लेकिन उस टाइम पर ये थ्योरी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? बिकॉज लाइट कुड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लाइट तो वैक्यूम में से ट्रेवल कर सकती है और ये माना जाता था कि ए वेव वुड ऑलवेज रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि वेव को जो है प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम चाहिए होता है और लाइट तो वैक्यूम में से ट्रेवल कर सकती है, इसलिए लाइट वेव हो ही नहीं सकती, इसलिए इस थ्योरी को नहीं माना गया। लेकिन लेटर थॉमस यंग्स ने अपने जो फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट? इंटरफ्रेंस एक्सपेरिमेंट इन 1801। इट वॉज फर्मली एस्टेब्लिश्ड दैट लाइट इज इंडीड ए वेव फिनोमिना। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये एस्टेब्लिश हो गया कि लाइट एक वेव फिनोमिना ही है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को हम रे ऑप्टिक्स से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो लाइट का हमें पता है कि वेवलेंथ क्या होती है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट दैट इज 400 to 800 नैनोमीटर एंड इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत कम होती है। स्मॉल किस कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू डायमेंशंस ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज। जो हम डेली लाइफ में मिरर लेंसेज यूज करते हैं या जो डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे कि लाइट इंटरेक्ट करती है, उनके कंपैरिजन में लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है। एंड ड्यू टू दिस स्मॉलनेस ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इट कैन बी एज्यूम्ड टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। और इस स्मॉलनेस की वजह से हम ये मान सकते हैं कि लाइट जो है एक वेव की तरह मूव ना करके एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जिसको हम रे कहते हैं। तो ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी completely neglect the finiteness of wavelength is called geometrical optics या ray optics। जो हमने इससे पहला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, उसमें हमने लाइट को एक रे की तरह ट्रीट किया था। उसके फाइनल वेवलेंथ को नेग्लेक्ट करके हमने ये माना था कि जो लाइट रे स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती हैं, जिसको हम रे कहते हैं। एंड द रे इज द पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन, और इसी पाथ में जो है एनर्जी प्रोपेगेट होती है अलोंग द रे। तो ये जो यंग्स ने इंटरफ्रेंस एक्सपेरिमेंट किया था 1801 में, इसके बाद और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इन्वॉल्विंग इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये जो दो फिनोमेना लाइट की हैं, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन, जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन फिनोमिना के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट थे दैट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय एज्यूमिंग वेव मॉडल ऑफ लाइट। उनको किसी भी तरह से रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। उनको एक्सप्लेन करने के लिए वेव मॉडल ही अप्रोप्रिएट था, जिससे कि हम इनको एक्सप्लेन कर सकते थे। तो 19th सेंचुरी में द वेव थ्योरी ऑफ लाइट सेम टू बी वेरी वेल एस्टेब्लिश, फर्मली एस्टेब्लिश हो गई थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्योंकि इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन को हम वेव थ्योरी के बिना एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। लेकिन वो डिफिकल्टी अभी भी बाकी थी कि इट वॉज थॉट दैट ए वेव रिक्वायर्ड ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन whereas light waves can propagate through vacuum. So this difficulty was removed when Maxwell put forward his famous electromagnetic theory of light.
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें हमने पढ़ा था कि मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पूरी तरह से गवर्न करती हैं, यूनिफाई करती हैं और उसके सभी लॉज को एक्सप्लेन करती हैं। तो मैक्सवेल की इन इक्वेशंस की हेल्प से उसने एक वेव इक्वेशन जो है डिराइव की, जिससे कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया। और इसी वेव इक्वेशन से मैक्सवेल ने कैलकुलेट की स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, and it was found that the theoretical value was very close to the measured value of speed of light. जो हम स्पीड ऑफ लाइट की मेजर्ड वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उस वैल्यू के काफ़ी क्लोज आती है वो वैल्यू जो हम इन इक्वेशंस की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। एंड thus he propounded that light must be an electromagnetic wave. तो इस तरह से उसने इसको फर्मली एस्टेब्लिश किया कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, विच आर चेंजिंग, मीन्स टाइम एंड स्पेस वेरिंग, स्पेस में भी चेंज हो रही है, टाइम के साथ जो है चेंज करती हैं या ऑसिलेट करती हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं और इस तरह से द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रिजल्ट इन द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट वेव्स इवन इन वैक्यूम। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनती हैं, इसलिए ये जो है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो वेव थ्योरी पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक काम पूल ऑफ वाटर है, उसमें हम एक छोटा सा स्टोन डालते हैं। वी ड्रॉप ए स्मॉल स्टोन ऑन ए काम पूल ऑफ वाटर। तो क्या होता है? वेव्स स्प्रेड आउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। जो भी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है वहाँ से वेव्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। मान लीजिए हमने इस पॉइंट पे जो है यहाँ पर एक स्टोन डाला है, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? वो ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। और जब ये ऑसिलेट करेंगे, ये जो डिस्टर्बेंस है ये इस पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो सर्कल्स बनते हैं ये क्या शो करते हैं कि जो इन सर्कल्स पे सभी पॉइंट्स है उनका जो डिस्टर्बिंग पॉइंट है या जो सोर्स पॉइंट है उनसे सेम डिस्टेंस है, सोर्स से सेम डिस्टेंस पे है। तो इस पे सारे पॉइंट्स जो ऑसिलेट हो रहे हैं वो कैसे होंगे? All the points on the circle are oscillating in same phase because they are at the same distance from the source. क्योंकि source से same distance पे है तो उन सब का जो phase of oscillation है वो सबका एक जैसा होगा। तो हम वेव फ्रंट को से डिफाइन करते हैं, the locus of points which oscillate in phase is called a wave front. ऐसे सभी पॉइंट्स का लोकस जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। या हम कह सकते हैं ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, एक ऐसी सरफेस जिस पे सारे पॉइंट्स सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। द स्पीड विद विच द वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द वेव। ये वेव फ्रंट जो है सोर्स से आगे की तरफ जिस स्पीड से बढ़ता है दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द वेव, एंड द एनर्जी ऑफ द वेव ट्रेवल्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स है तो जो एनर्जी है वो इनके परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है, क्योंकि डिस्टर्बेंस यहाँ सेंटर पॉइंट पे था और सेंटर से जो आगे की तरफ मूव करता है, तो ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एनर्जी मूव करती है, एनर्जी ट्रैवल करती है। तो ये जो वेव फ्रंट्स हैं वो किस शेप्स के हो सकते हैं? If we have a point source emitting waves uniformly in all directions, then the locus of points which have the same amplitude and vibrate in same phase are spheres, and we have what is known as spherical wave front. अगर हमारे पास एक point source है, ये there is a point source और ये waves emit कर रहा है in all direction, चारों तरफ wave emit कर रहा है ये, तो इस source से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट्स होंगे यानी कि जो स्फीयर्स बनेंगे
इस सोर्स को सेंटर लेके हम जो भी स्फीयर्स बनाएंगे उस स्फीयर्स की सरफेस पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सब इससे सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो क्या होंगे, वो सारे सेम फेज में होंगे। तो ये जो वेव फ्रंट्स हैं ये कैसे वेव फ्रंट्स हैं, स्फीयर की शेप में है, दे आर कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। इसी तरह से अगर हमारे पास एक लीनियर सोर्स है, ये एक लाइन की फॉर्म में है, पॉइंट सोर्स नहीं है, लाइन सोर्स है, तो इससे चारों तरफ रेज एमिट होंगी हर डायरेक्शन में। और अगर हम इस सोर्स को, ये जो लाइन सोर्स है, इसको हम एक्सिस मान के और सिलेंडर्स ड्रॉ करें, तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेसेस बनेंगी इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इस लीनियर सोर्स से परपेंडिकुलर सेम डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि वो सेम फेस में होंगे। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप्स बन रही हैं इसको एक्सिस लेके लीनियर सोर्स को, दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट स्फेरिकल भी हो सकता है अगर पॉइंट सोर्स है, और सिलेंड्रिकल हो सकता है अगर लीनियर सोर्स है। इसके अलावा at a large distance from the source, a small portion of the sphere can be considered as plane and we have what is known as plane wavefront. अगर हम spherical या linear source से बहुत ज़्यादा distance पे देखें, एक छोटा सा पार्ट wavefront का कैसा दिखाई देगा, हमको plane दिखाई देगा, तो that is called a plane wavefront. ये जो this one is plane wavefront. तो नेक्स्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइगन्स प्रिंसिपल। इसको समझते हैं क्या है ये। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड द वेवलेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स spread out in all directions with the speed of the wave. These wavelets emanating from the wavefront are usually referred as secondary wavelets. पहला पार्ट है इसका कि एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट, कोई भी वेव फ्रंट है चाहे वो प्लेन वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है, उसका हर एक पॉइंट कैसे एक्ट करता है, इट बिहेव्स लाइक ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, यानी कि एक सोर्स की तरह बिहेव करता है, उसमें से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, उसमें से डिस्टर्बेंस जो है एमिट होता है, वेव्स एमिट होती हैं चारों तरफ हर डायरेक्शन में उसी स्पीड से जिस स्पीड से वो वेव फ्रंट मूव कर रहा था, और इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। दूसरा पार्ट क्या है इसका, इफ वी ड्रॉ ए फॉरवर्ड एनवेलप मीन्स कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट स्फीयर्स, we obtain the new position of the wavefront at later time. अगर हम इन सभी जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं इनका एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उस डायरेक्शन में, तो हमको क्या मिलता है कि लेटर टाइम पे उस वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन क्या होगी वो हमको पता चलती है। या हम कह सकते हैं इफ वी नो द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट t is equal to 0, then Huygens principle allows us to determine the shape of the wavefront at later time. अगर स्टार्टिंग में हमको पता है कि उसकी शेप क्या है, पोजीशन क्या है, तो हाइगन्स प्रिंसिपल के हेल्प से हम उसकी फ्यूचर में कुछ टाइम बाद कितनी क्या पोजीशन होगी वो हम निकाल सकते हैं। इट मीन्स हाइगन्स प्रिंसिपल इज एसेंशियली ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन which, given the shape of the wavefront at any time, allows us to determine the shape of the wavefront at later time. एक ऐसा geometrical construction कि अगर हमें wavefront की shape और position पता है किसी टाइम पे, तो later time पे उसकी position क्या होगी, shape क्या होगी, वो हम उससे निकाल सकते हैं। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये एक spherical wavefront है, ये original wavefront है, एक point source है, spherical wavefront है, और कुछ टाइम बाद उसकी पोजीशन क्या है, ये न्यू वेव फ्रंट, ये भी स्फेरिकल है जो कि हमको हाइगन्स प्रिंसिपल से मिल जाती है। इसी तरह से ये जो प्लेन वेव फ्रंट है ये t इज इक्वल टू 0 पे है, और कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन क्या है, ये दिस वन इज द न्यू पोजीशन वेव फ्रंट एट टाइम t. दिस वन वाज द ओरिजिनल वेव फ्रंट। तो हाइगन्स प्रिंसिपल जो है हमको वेव फ्रंट की पोजीशन या वेव कैसे प्रोपेगेट हो रही है आगे की तरफ उसको हमको समझने में हेल्प करता है। तो इसको और डिटेल में समझते हैं।
So let us consider a diverging wave and let f1 f2 represent the portion of the spherical wavefront at t is equal to 0. ये हमने एक सोर्स लिया है O, इससे स्फेरिकल वेवफ्रंट एमिट होगा ऐसे, और हमने t इज इक्वल टू 0 पे ये f1 f2 ये जो है ये पोजीशन है किस पे, t इज इक्वल टू 0 पे वेवफ्रंट की पोजीशन। तो हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, पहला पार्ट कि एवरी पॉइंट ऑफ दिस वेवफ्रंट बिहेव्स लाइक ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। इसके सारे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये जो है सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, वी विश टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द वेवफ्रंट एट टी इज इक्वल टू टॉ। टॉ टाइम बाद इसकी शेप क्या होगी वेवफ्रंट की। We draw spheres of radius v tau from each point of the spherical wavefront, where v is the speed of the waves in the medium. In waves की speed v है, तो tau टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, v tau। तो हम क्या करते हैं, इनसे v tau रेडियस के स्फीयर्स ड्रॉ करते हैं सभी पॉइंट से, इस वेवफ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे हम v tau रेडियस के ये स्फीयर्स ड्रॉ करेंगे। ये जो रेडियस है इसकी कितनी है, v tau, ठीक है। देन वी ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज स्फीयर्स। हम इन सभी स्फीयर्स की एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वी ऑब्टेन द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट टी इज इक्वल टू टॉ। फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि वेव ऐसे मूव कर रही थी, तो हम यहाँ पर ये एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन सभी स्फीयर्स की। तो ये जो G1 G2 है ये क्या है, दैट इज द spherical wavefront with point O as the center, and this is the new wavefront at t is equal to tau। तो हमको जो है t टाइम बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, शेप क्या होगी, वो हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से we can use Huygens principle to determine the shape of the wavefront for a plane wave propagating in the medium। अगर हमारे पास प्लेन वेव है, ये f1 f2 क्या है, प्लेन वेवफ्रंट एट t इज इक्वल टू 0। तो इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं a1 b1 c1 d1, ये सब कैसे एक्ट करेंगे, लाइक द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। और अगर हमको इसकी पोजीशन निकालनी है t इज इक्वल टू टॉ टाइम बाद, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v इंटू टॉ। तो हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट से v टॉ रेडियस के स्फीयर्स ड्रॉ करेंगे। a1 b1 c1 d1 सबसे जो है हम v टॉ रेडियस के स्फीयर्स ड्रॉ कर लेंगे। जो भी हमने ये ड्रॉ करे हैं उनकी रेडियस कितनी है, v टॉ। और हमको टॉ टाइम के बाद पोजीशन निकालनी है, न्यू वेवफ्रंट क्या होगा। तो इन सभी स्फीयर्स का फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव ऐसे मूव कर रही थी, तो इन सभी स्फीयर्स का जो एनवेलप हम ड्रॉ करेंगे, फॉरवर्ड एनवेलप या कॉमन टेंजेंट G1 G2, दिस इज द न्यू वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू टॉ। टॉ टाइम बाद वेव फ्रंट कितना है, ये इसकी पोजीशन क्या है, G1 G2, और कैसा है ये, प्लेन वेव फ्रंट। तो इस तरह से हम हाइगन्स प्रिंसिपल यूज करके किसी भी टाइम पे वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन और उसकी शेप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। रिफ्रैक्शन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स में, लेकिन यहाँ पर हम वेव थ्योरी यूज करके रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका डायग्राम समझते हैं। पी डैश जो है वो दो मीडियम को सेपरेट करने वाली इंटरफेस है। इसके अपर साइड में मीडियम 1, लोअर साइड में मीडियम 2। मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड है दैट इज v1, मीडियम 2 में जो स्पीड है दैट इज v2, एंड v2 इज लेस देन v1। क्या मतलब है इसका, मीडियम 1 जो है दैट इज रेयर मीडियम, मीडियम 2 दैट इज डेंसर मीडियम, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट, एक जो प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, दैट इज इंसिडेंट एट ए पर्टिकुलर एंगल, किसी एंगल पे ये ए बी जो वेव फ्रंट है ये इस पर इंसिडेंट है। इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा है, ए बी। अब हम हाइगन्स प्रिंसिपल यूज करके इस वेव फ्रंट के आगे की पोजीशन निकालेंगे कि कैसे जाएगा ये।
तो हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सेकेंडरी वेव्स के सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी उसमें से। तो बी पॉइंट से जो भी वेव्स निकल रही हैं वो सारी जो है चारों तरफ इसके स्प्रेड होंगी। तो अगर मान लीजिए बी से जो वेव्स जा रही हैं सी तक पहुंचने में उनको टॉ टाइम लगता है। टॉ इज द टाइम टेकन बाय वेव्स फ्रॉम बी टू सी। तो डिस्टेंस कितना होगा ये, क्योंकि ये फर्स्ट मीडियम में ही ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड कितनी है v1। तो दिस इम्प्लाइज दैट bc इज इक्वल टू v1 इंटू टॉ। v1 टॉ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, यानी कि b से हम b को सेंटर मान के v1 टॉ रेडियस लेके हम स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो है सारे पॉइंट्स सेम फेज में होंगे। अब इसी टाइम t में जो A से रे निकल रही है, A पॉइंट से सेकेंडरी वेव्स निकल रही हैं, वो भी आगे बढ़ेंगी, लेकिन वो जो है मीडियम सेकेंड में मूव कर रही हैं अब, तो उनकी स्पीड अलग होगी, v2 स्पीड है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी v2 टॉ। और v2 जो है दैट इज लेस देन v1, तो ये डिस्टेंस भी v1 से लेस होगा। इट मीन्स AE दिस डिस्टेंस इज v2 टॉ। A पॉइंट को सेंटर मान के हम v2 टॉ का स्फीयर रेडियस लेके स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। अब नया वेव फ्रंट जो हमको चाहिए टॉ टाइम बाद, वो कैसे ड्रॉ करेंगे। इस जो सेकेंडरी वेव्स थी A से और B से, इनका हम फॉरवर्ड एनवेलप या टेंजेंट ड्रॉ कर दें। देन EC दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और हम देख रहे हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, अब एंगल्स की बात करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो A पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, MN दैट इज द नॉर्मल एट पॉइंट A। AB के परपेंडिकुलर जो लाइंस ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगी, रेज होंगी। तो ये फर्स्ट रे है, ये सेकेंड रे है, दो रेज मार्क करी है हमने। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से A से हम E तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये फर्स्ट रे की डायरेक्शन है सेकेंड मीडियम में। तो ये जो एंगल है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ठीक है, अब ये जो एंगल I है और ये परपेंडिकुलर है ऐसे, क्योंकि रे परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के, तो ये जो एंगल हमारे पास बचेगा रिमेनिंग कितना होगा 90 माइनस I। ठीक है, इसी तरह से MN परपेंडिकुलर है, यानी कि ये पूरा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है 90, ये एंगल 90 है। इसमें से ये 90 माइनस I है, तो ये जो लोअर एंगल बचेगा हमारे पास कितना होगा, ये I मीन्स एंगल BAC दैट इज इक्वल टू I। इसी तरह से ये एंगल हमारे पास R है रिफ्रैक्शन का एंगल, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R। और अगर हम ये ट्राइंगल AEC देखें, इन ट्राइंगल AEC एक एंगल हमारे पास ये 90 का है, तो बाकी दोनों का सम 90 होना चाहिए कि एंगल A 90 माइनस R है, तो एंगल जो हमारे पास बचा है ACE वो कितना हो जाएगा R के इक्वल हो जाएगा। दिस एंगल इज R। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABC अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो हमें साइन I की वैल्यू मिल सकती है। साइन I क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। I के सामने का साइड BC परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज AC, और BC कितना निकाला है हमने V1 टॉ अपॉन AC। इसी तरह से ट्राइंगल AEC, इससे हम निकाल सकते हैं साइन R। साइन R दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AE, बेस अपॉन बेस नहीं हाइपोटेन्यूज अपॉन AC। AE की वैल्यू कितनी है हमारे पास V2 टॉ।
अपॉन AC। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम निकालें साइन I अपॉन साइन R तो कितना आएगा, V1 टॉ अपॉन AC, V2 टॉ अपॉन AC विच इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, एंड दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम वेव थ्योरी से भी स्नेल्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं, हम रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर λ1 और λ2 they denote the wavelength of light in medium 1 and medium 2 respectively, and if distance BC is λ1, ये जो डिस्टेंस BC है इसको हमने अगर λ1 मान लिया है तो क्या मतलब है कि जो B से क्रस्ट है वो C पर पहुंच रहा है टॉ टाइम में, देन द डिस्टेंस AE विल बी इक्वल टू λ2। तो AE डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, λ2 के इक्वल होगा, बिकॉज if the crust from B has reached C in time t, then the crust from A should also have reached E in time t, and therefore λ1 upon λ2 is equal to BC upon AE, which is equal to V1 upon EV2। ये हमने अभी निकाला था, या हम लिख सकते हैं V1 upon λ1 is equal to V2 upon λ2। It means V upon लैम्डा, हमारे पास इक्वेशन होती है V is equal to frequency into wavelength। तो V upon लैम्डा अगर हम लिखते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट मीडियम, फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड मीडियम। तो क्या पता चलता है इससे, that when a wave gets refracted the wavelength and speed of propagation changes but the frequency remains the same। रिफ्रैक्शन के टाइम पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, केवल स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है। इसी तरह से अगर जो वेव है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, यहाँ पर स्पीड V1 है, V2 है, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो उस केस में भी हम डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे। AB जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट है, P से जो हम सेकेंडरी वेव्स ड्रॉ करेंगे वो टॉ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, V1 टॉ। इतने ही टाइम में A से जो वेव है वो V2 टॉ ट्रेवल करेंगी, लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। तो जब हम इनका फॉरवर्ड एनवेलप बनाएंगे तो EC क्या होगा, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और हम देखेंगे कि ये जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो थोड़ा सा नॉर्मल से अवे चला गया है, यानी कि एंगल I इज लेस देन एंगल R। तो इस डायग्राम से भी हम स्नेल्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको हम वेव थ्योरी से यानी कि हाइगन्स प्रिंसिपल से स्टडी करेंगे। तो फिगर समझते हैं पहले। कंसिडर ए प्लेन वेव AP इंसिडेंट एट एन एंगल I ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस MN। जो MN है ये एक मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और AB एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि इस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट है। अब हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हर एक पॉइंट से जो है सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी जो कि सभी डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो B से जो सेकेंडरी वेव्स निकल रही हैं वो सभी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी, और हम ये मानते हैं अगर कि B से C तक जाने में कितना टाइम लगता है, टॉ। टॉ रिप्रेजेंट्स द टाइम टेकन बाय द वेव टू एडवांस फ्रॉम B टू C, और V क्या है, V रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम। स्पीड जो वेव की V है, और B से C तक जाने में अगर उसको टॉ टाइम लगता है देन वी गेट BC इज इक्वल टू V टॉ। ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू V टॉ। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वी ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ रेडियस V टॉ फ्रॉम द पॉइंट A। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाने के लिए अब A पॉइंट से जो वेव्स निकलेंगी वो वापस फर्स्ट मीडियम में ही जाएंगी, तो वो टॉ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, V टॉ डिस्टेंस ही ट्रेवल करेंगी, क्योंकि वो फर्स्ट मीडियम में ही मूव कर रही हैं, उनकी स्पीड V है। तो V टॉ रेडियस लेके अगर हम A पॉइंट से स्फीयर ड्रॉ करें ऐसे, और फिर जो है हम C पॉइंट से E पर इस स्फीयर पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें CE।
CE represents a tangent plane from C to this sphere. तो CE क्या है ये? दैट इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. CE जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड AE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू V tau. ये डिस्टेंस AE दैट विल आल्सो बी इक्वल टू V tau. ठीक है. अब जो है अगर हम A पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दें, सपोज AP इज द नॉर्मल, और AB जो वेव फ्रंट है इसके परपेंडिकुलर हम दो रेज ड्रॉ कर लें, फर्स्ट रे और सेकेंड रे. तो ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, दिस इज एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इसी तरह से अगर हम EC से नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये जो फर्स्ट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ रही है ये मिल जाएगी हमको, यानी कि ये जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और हमें प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो फिगर को देखते हैं हम. इस फिगर में ये एंगल हमारे पास I है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि रे जो है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है. तो ये जो एंगल बचेगा हमारे पास रिमेनिंग, ये कितना होगा? 90 माइनस I. ठीक है, ये 90 माइनस I होगा. और AP जो है ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल बचेगा हमारे पास ये कितना होगा? I. तो हमको जो है ये मिल गया है एंगल BAC दैट इज इक्वल टू I. अब R के बारे में देखते हैं. R का एंगल कहाँ पर है? ये एंगल हमारे पास R है. ठीक है, ये एंगल R है, तो ये जो एंगल बचेगा हमारे पास AP परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल बचेगा दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस R. अब अगर हम देखें ट्रायंगल AEC, इसमें एक ये एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पे. क्यों? क्योंकि रे जो है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है. तो बाकी दोनों का सम जो है 90 होना चाहिए, और उनमें से एक एंगल जो है 90 माइनस R है. तो ये जो एंगल बचेगा हमारे पास कितना होगा? R. इट मीन्स एंगल ECA दैट इज इक्वल टू R. ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल्स देखते हैं. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड CEA, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी साइड्स इक्वल है, कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं. एक हमको एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये जो एंगल B है और एंगल E है दैट इज 90 डिग्री. देन BC दैट इज इक्वल टू AE विच इज इक्वल टू V tau. ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, V tau के इक्वल. ऑल्सो AC इज कॉमन. AC जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, एंड देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEA. दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं. और कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. दैट दिस इम्प्लाइज दैट एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. Congruent corresponding parts of congruent triangles are same, and this is the law of reflection. तो हम रिफ्लेक्शन को भी वेव थ्योरी से समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट्स एज दे अंडरगो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. कुछ वेव फ्रंट्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के बाद उनमें क्या चेंज आता है. पहला केस देख रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय थिन प्रिज्म. ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि एक प्रिज्म पे इंसिडेंट है. तो जो प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होकर वेव फ्रंट निकल रहा है वो हम देख रहे हैं थोड़ा सा बेस की तरफ बेंड हो गया है. क्यों होगा? जो प्रिज्म का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है. तो ये जो वेव फ्रंट का लोअर पार्ट है उसको प्रिज्म के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, अपर पार्ट को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है. तो अपर पार्ट जो है फास्ट मूव करेगा एज कम्पेयर टू दी
लोअर पार्ट, तो जिस वजह से जो वेव फ्रंट है वो बेस की तरफ बेंड हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट है। तो हम क्या देखते हैं कि जो इसका मिडिल पार्ट है वेव फ्रंट का, इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और जो एजेस का पार्ट है उसको लेंस के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो मिडिल वाला पार्ट जो है स्लो हो जाएगा और एजेस का पार्ट जो है वो फास्ट होगा, जिसकी वजह से जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल हो जाएगा। जो इमर्जिंग वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल कन्वर्जिंग, जो कि अंदर की तरफ कन्वर्ज होगा, और उसकी रेडियस क्या होगी, जितनी की इस लेंस की फोकल लेंथ है। थर्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय कॉनकेव मिरर। ये एक प्लेन वेव है जो कि कॉनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो सेंटर वाला पोर्शन है वेव फ्रंट का, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है रिफ्लेक्शन से पहले, और ये जो एज वाला पोर्शन है इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है रिफ्लेक्शन से पहले। तो ये जल्दी पहुंच जाता है एजेस का पोर्शन। तो ये अगेन जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल होता है, जो रिफ्लेक्ट होकर आएगा वो स्फेरिकल होगा, और कैसा होगा, स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, और रेडियस कितनी होगी, जितनी उसकी फोकल लेंथ है, या r/2 के इक्वल। देन है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय कॉनकेव लेंस। ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट है। तो इसमें हम देखते हैं जो वेव फ्रंट का सेंट्रल पार्ट है उसको लेंस के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और जो एजेस पे पार्ट है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो जो सेंटर से वेव्स आ रही हैं वो थोड़ा फास्ट मूव करेंगी, और जो एजेस से आ रही है वो स्लो डाउन हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो एजेस की तरफ बेंड हो जाएगा या वो डाइवर्स हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट निकलेगा इसमें से कैसा होगा, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, लेकिन कैसा होगा, स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जो वेव फ्रंट निकल रहा है उसकी शेप देख सकते हैं कि कैसी होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।